गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था पोवर्टी। हमने उसके अंदर 3 कंसेप्ट भी पढ़े थे सर। टाइप्स ऑफ कैटेगराइजिंग पोवर्टी पढ़ा था, रिलेटिव पुअर पढ़ा था, एब्सोल्यूट पुअर पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन पढ़ा था। आज हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक छेड़ा था दैट इज कॉजेज ऑफ पोवर्टी। सर कौन कौन से रीजन है जिस कारण कंट्री में पोवर्टी बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखो मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला बताया मैंने आपको रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक ये भी रीजन है पोवर्टी का। एक मैंने बोला हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, कि कंट्री में क्या है माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, एक ये भी बहुत। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को पढ़ने हैं। अपन पहले एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसको समझाने से पहले मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूं। मुझे बताना, एक फादर है, इसके एक बच्चा है और इसने डिसाइड किया 1000 रुपए इसको पर मंथ क्या देगा, पॉकेट मनी देगा। क्या डिसाइड किया कि ये 1000 रुपए पर मंथ इसको पॉकेट मनी देगा। ठीक है, तो देखो अब इसके पॉकेट मनी कितनी मिली ए को, सर ए को पॉकेट मनी मिली कितनी, 1000 रुपए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, फादर है, इसके 3-4 बच्चे हैं, ए बी सी डी। इसने भी डिसाइड किया कि ये 1000 रुपए पर मंथ का बजट है पॉकेट मनी देने का बच्चों को। कितना बजट है, 1000 रुपए पर मंथ। अब ये चारों में डिवाइड कर रहा है, तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को और कितना डी को। तो ए को मिलेगा सर 250, बी को मिलेगा 250, सी को मिलेगा 250, डी को मिलेगा 250। सर आप समझाना क्या चाहते हो? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब केवल एक ही बच्चा था, एक ही जना था, तो उसको कितना मिल रहा था, पूरा रिसोर्स जो था वो अकेले को उसको मिल रहा था 1000 रुपए का। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ बच्चे या नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं, तो सर जो उसकी पॉकेट मनी का बजट था वो चारों में डिवाइड हो गया। कहने का मतलब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना कंट्री की, तो जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो जो रिसोर्सेज की पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज लोगों के कम पाती आना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आई होप आपको कंसेप्ट आया होगा कि सर जैसे जैसे नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं, तो हर एक बच्चे के पहले अकेले के 1000 रुपए पाती आ रहे थे, बट अब कितने कितने आ रहे हैं, 250, 250, 250, 250। तो मैं भी यही समझाना चाहता हूं कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो रिसोर्सेज की पर हेड अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफी अलार्मिंग रेट, काफी तेजी से बढ़ रही है। एंड दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स पर हेड। जो भी मैंने आपको बताया कि सर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, वो कम होता चला जाएगा। एंड ऑल्सो डिक्रीज द पर कैपिटा इनकम। तो एक तो सर पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगी, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। और उसका एट द एंड क्या रिजल्ट आएगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बढ़ेगा और कंट्री में पोवर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो विच अल्टीमेटली लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। तो हमने बात करी किसकी बेटा, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन की। पहला पॉइंट क्लियर होता है कि सर जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी कंट्री में जो पर हेड अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की वो कम हो जाएगी। तो इससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटा हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। आज लोग गांव छोड़ के कहां पर आ रहे हैं, शहरों के अंदर आ रहे हैं। वो शहरों में क्यों आते हैं बेटा, वो लोग शहर में इसलिए आते हैं जिससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। लेकिन पता है आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। आज गाँव से लोग शहर में आ रहे हैं, नो डाउट। पहले मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, क्या वो सारे लोग एम्प्लॉयड है क्या वो सारे के सारे लोगों के पास काम है क्या? नहीं सर, जो लोग शहर में पहले से रह रहे हैं उनमें से आधे लोग तो अनएम्प्लॉयड है।
उनमें से ही आधे लोग तो अनएम्प्लॉयड है। अब सोचो रूरल एरिया से और पीपल अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए, तो जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है वो इतनी कैपेबल है ही नहीं कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये बहुत बड़ा रीजन है किसका, पॉवर्टी का, दैट इज हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। पढ़ते हैं, देखो, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, द क्राउड ऑफ रूरल एरियाज माइग्रेटेड टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं बेटा, अर्बन एरिया की तरफ, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और किस लिए, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट the existing industries and limited job opportunities won't be able to absorb all these people। मतलब सर वो सारे आ तो गए जॉब ढूंढने के लिए, बट हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही कम है और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही कम है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। हेंस द माइग्रेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसलिए इस माइग्रेशन से भी क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट आए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा बेटा अपन ने, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जो रिसोर्सेज की पर हेड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरा मैंने बोला हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट बोलता है कि सर जैसे ही लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो सर वो माइग्रेट तो कर रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है एग्जिस्टिंग और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या वो इतनी कैपेबल है कि सबको जॉब दे पाए, नहीं सर। तो दूसरा इससे भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। तो देखो पहला पॉइंट पड़ा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरा पड़ा हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, तीसरा आता है बेटा हाई इलिटरेसी रेट। हाई इलिटरेसी रेट, अगर मैं इलिटरेसी की मतलब बताऊँ ना, देखो हमारी कंट्री में लिटरेट वो पर्सन कहलाता है जो 7 साल या उससे ऊपर का है और हु इज एबल टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज, देन ही इज सेड टू बी अ लिटरेट। बट व्हाट अबाउट इलिटरेसी, तो सर हमारी कंट्री में इलिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा है, एंड ड्यू टू दिस रीजन हमारी कंट्री के जो भी जितने भी नंबर ऑफ पीपल है, दे वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द जॉब ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट ने जॉब निकाली या प्राइवेट सेक्टर ने जॉब्स निकाली, वो उनकी डिमांड क्या है कि एटलीस्ट आदमी ग्रेजुएट तो हो, एटलीस्ट आदमी पढ़ा लिखा तो हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा ही नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट की जॉब या प्राइवेट सेक्टर की जॉब में पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या, नहीं सर। लिटरेट होना बहुत ही जरूरी है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है हमारी कंट्री का। An illiterate person that is unpad, an illiterate person won't be able to participate in the emerging employment opportunities। Sir, illiterate person emerging employment opportunity participate नहीं कर सकता in different sector of the rural and urban areas। सर ऐसा क्यों, because they do not have necessary knowledge and skills to do so। क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो उनको चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सो। एंड दिस इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेन कोर्स ऑफ पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। और ये इलिटरेसी एक बहुत बड़ा रीजन है किसका, हमारी कंट्री में पॉवर्टी का। दिस इलिटरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन ऑफ द पॉवर्टी इन द इकोनॉमी। तो तीनों पॉइंट आए आपको। पहला क्या पढ़ा बेटा, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा पढ़ा बेटा हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। थर्ड अपन ने पढ़ा बेटा हाई इलिटरेसी रेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा रूरल इंडेप्टनेस। किसकी बात करेंगे हम, रूरल इंडेप्टनेस की। देखो अगर आज मैं आपको बात बताऊं ना, तो हमारे यहाँ जो फार्मर्स है ना, फार्मर्स क्या करते हैं, गांव में खेती वगैरह करते हैं, आप लोगों को सबको पता है। अब होता क्या है, उन्होंने सपोज करो जनवरी में क्रॉप सीड्स लगाए, तो जो क्रॉप हार्वेस्ट होगी ना, क्रॉप हार्वेस्ट होते होते अप्रैल मई जून आ जाता है, मतलब 2 या 3-4 महीने लग जाते हैं क्रॉप को हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचने के लिए। मतलब सर बीज बोना और उस क्रॉप को मार्केट में बेचना, ऐसा तो है नहीं कि आज बीज लगाया, रात को फल उग गया, सुबह मार्केट में सोल्ड कर दिया। क्या ऐसा होता है, नहीं सर। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि जब फार्मर बीज लगाता है और उस क्रॉप को सोल्ड करता है मार्केट में, तो उस दौरान 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो उस 3 से 4 महीने में फार्मर के पास पैसा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो काफी लंबा पीरियड होता है। इस दौरान फार्मर क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए जमींदार हो गए, महाजन हो गए, रिलेटिव हो गए या बैंक्स वगैरह हो गए, इनसे लोन ले लेता है। अब होता क्या है, अगर फार्मर की फसल खराब हो गई तो वो इनका लोन चुका नहीं पाता,
तो होता क्या है, जो उसने पैसा लिया उस पर ब्याज और चढ़ जाएगा, और ब्याज लग जाएगा, और ब्याज लग जाएगा। तो एक टाइम आता है फार्मर क्या होता है, ट्रैप में फंस जाता है, दैट इज कॉल्ड रूरल इंडेप्टनेस। सिंपल मतलब गांव में कर्जा बहुत ज्यादा हो जाना, गांव में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। पढ़ते हैं देखो, रूरल इंडेप्टनेस, कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ना तो जॉब थी ना रिसोर्सेज थे, कंपाइल्स द पीपल ऑफ रूरल एरियाज टू बोरो मनी फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ रिसोर्सेज फोर्स करता है लोगों, गांव के लोगों को कि टू बोरो मनी फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि पैसा कहां से ले रहे हैं वो लोग, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन होता है बेटा, जमींदार, महाजन, मनी लेंडर, ट्रेडर, रिलेटिव, एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो लोग वो पैसा उधार दे रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं, एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। And this rural indebtedness is one of the most significant factors of poverty in rural areas। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी का, कहां पर, रूरल एरियाज में, कि लोग कर्जा ले लेते हैं उसको चुका नहीं पाते, और क्योंकि कर्जे में जो ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड रूरल इंडेप्टनेस। तो अपने 4 पॉइंट पढ़े बेटा, पहला पढ़ा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरा पढ़ा बेटा हाई लेवल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, थर्ड पढ़ा हाई लिटरेसी रेट, फोर्थ पढ़ा बेटा रूरल इंडेप्टनेस। कौन सा पढ़ा बेटा अपन ने, रूरल इंडेप्टनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। सपोज करो मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं, पूरा ध्यान से देखना, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। मेरी इनकम है 1000 रुपये, मेरी इनकम कितनी है, 1000 रुपये। मेरे पर मंथ कोई खर्चा होता है, वो चीज़ आती है, मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है मेरा पर मंथ 400 रुपये का, तो मेरा परचेजिंग पावर कितनी बचती है, हर महीने 600 रुपये मेरे पास बच जाते हैं। मतलब जो मैं सामान लेके आता हूँ, कोई भी चीज़ आती है जो मेरा पर फिक्स खर्चा, दवाइयाँ मान लो, ठीक है 400 रुपये की आती है, तो मेरी परचेजिंग पावर कितनी बच रही है बेटा, 600 रुपये की बच रही है। सिमिलरली अब मेरी इनकम क्या हुई, मेरी इनकम आज भी 1000 रुपये ही है, मेरी इनकम तो आज भी 1000 रुपये ही है, बट जो चीज़ थी, जो खर्चा मेरा हर महीने आ रहा था, वो बढ़ के कितने रुपए का हो गया, 500 रुपये का हो गया। वो जो सामान था वो कितने का हो गया, वो 500 रुपये का हो गया। तो मेरी परचेजिंग पावर कितनी बची, 500 रुपये। एक दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। पता है चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, बट लोगों की जो इनकम है वो तो आज भी उतनी ही है। मतलब लोगों की इनकम बढ़ती है 10% और महंगाई बढ़ती है 20%। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री। आप देख लो ना, लॉकडाउन की बात की अगर हम बात करें तो किसी भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसकी इनकम बढ़ी होगी, बल्कि जिसकी ज्यादा इनकम थी उसकी कम और हो गई होगी। बट हमारे यहाँ जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब इनकम तो हमारी इंक्रीज हो नहीं रही, बट जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी। आप सोच के देखो ना लॉजिकली कि सर लॉकडाउन के बाद शायद ही किसी आदमी की इनकम बढ़ी होगी, बट जो हमारा एक्सपेंडिचर था फिक्स, उसके दाम तो बढ़ गए, तो हमारी परचेजिंग पावर तो कम हो गई। तो हमारी कंट्री में क्या स्प्रेड होगा फिर, पॉवर्टी। मतलब इन्फ्लेशन कब होता है, जब आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, बट आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी प्राइसेस है चीजों की, वो बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। पढ़ते हैं देखो, और सिंपल मतलब होता है इन्फ्लेशन का, प्राइसेस का बढ़ना, वो भी इन्फ्लेशन ही कहलाता है। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो पढ़ो देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज द राइज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड शार्प राइज इन प्राइस एंड नेग्लिजिबल चांस इन द लेवल ऑफ इनकम। प्राइस में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, इनकम में बढ़ोतरी हुई नहीं। मतलब चीजें तो महंगी हो गई, बट मेरी इनकम आज भी उतनी ही है। तो शार्प राइज इन द प्राइस एंड नेग्लिजिबल चांस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम हैज डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। कि सर प्राइसेस तो बढ़ गई, बट इंसान की इनकम नहीं बढ़ी, उससे हुआ क्या, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप्स एंड रिजल्ट इन द लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और एक ये बहुत बड़ा रीजन है किसका बेटा, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई, पर लोगों की परचेजिंग पावर आज भी कितनी है, उतनी ही है। और उससे हुआ क्या, परचेजिंग पावर कम हो गई।
तो देखो एक अगला पढ़ा बेटा अपन ने कौन सा, इन्फ्लेशन। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेक्स्ट पढ़ा हाई लेवल माइग्रेशन, फिर पढ़ा बेटा हाई लिटरेसी रेट, फिर पढ़ा रूरल इंडेप्टनेस, फिर एक पढ़ा अपन ने इन्फ्लेशन, और लास्ट पॉइंट आता है बेटा पॉवर्टी का, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही आसान पॉइंट है कि सर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और एक अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर रीजन ऑफ द पॉवर्टी इन द कंट्री। इसी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारी कंट्री में क्या है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। पढ़ के देखते हैं सर। An increasing rate of unemployment is another major cause of poverty in the economy। कि लगातार इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा जा रहा है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत बड़ा रीजन है किसका सर, पॉवर्टी का। द अमाउंट ऑफ जॉब सीकर्स आर इंक्रीजिंग मच हायर रेट देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सोच के देखना, जॉब आती है 100 लोगों की और जॉब ढूंढने वाले कितने हैं, 1000 लोग। जॉब आई 500 लोगों के लिए और जॉब ढूंढने वाले कितने हैं, 5000 लोग। मतलब जॉब सीकर्स तो है 10,000 और जॉब से गवर्नमेंट के पास 1000। तो क्या हम सबको जॉब दे पाएंगे क्या, नहीं सर। मतलब द अमाउंट ऑफ जॉब सीकर्स इन द कंट्री इज मच हायर देन द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारी कंट्री में जॉब सीकर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी कारण से क्या हो रहा है, पॉवर्टी और बढ़ रहा है। तो अपन ने 6 पॉइंट पढ़े बेटा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के। क्या क्या था सर, पहला पढ़ा अपन ने रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आई होप आप सभी को आया होगा। हाई लेवल माइग्रेशन, हाई लिटरेसी रेट, रूरल इंडेप्टनेस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे रीजन किसके थे बेटा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के। तो आया क्या बेटा आप लोगों को, अप्रोचेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, कि सर गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। दैट इज अप्रोचेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए, तो देखो पहला स्टेप आता है बेटा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, तो पहली अप्रोच आती है बेटा अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। तो देखो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द रैपिड इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम वुड स्प्रेड द बेनिफिट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये अप्रोच एक कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जैसे ही हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, हमारी कंट्री का पर कैपिटा बढ़ेगा, मतलब जैसे ही हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो हमारी कंट्री से ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? ये गवर्नमेंट की एक एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो कंट्री से ऑटोमेटिकली पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सर दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। क्या एक्सपेक्टेशन थी? दैट द रैपिड इंक्रीज इन द जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम वुड स्प्रेड द बेनिफिट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सर इसका बेनिफिट सोसाइटी के सारे सेक्शंस को मिलेगा। वुड स्प्रेड द बेनिफिट टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड विल ऑटोमेटिकली reduce the poverty in the country and will automatically reduce the amount of poverty from the economy। तो अपन ने पहला अप्रोच कौन सी पढ़ी? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट सोसाइटी के सारे सेक्शंस को मिलेगा। और आई एग्री कि इसका बेनिफिट सोसाइटी के सारे सेक्शंस को मिलेगा एंड इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी कंट्री में अमाउंट ऑफ पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा।
दैट इज पहली अप्रोच कौन सी पढ़ी अपन ने, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। क्या लिख कर आओगे इसके अंदर की एक्सपेक्टेशन थी जैसे ही कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और जैसे ही कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इसका बेनिफिट सोसाइटी के हर सेक्शन को मिलेगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द इकोनॉमी, और इससे ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा। तो पहली अप्रोच कौन सी पढ़ी बेटा अपन ने, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। दूसरी आती है बेटा मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो हमें बात करनी है किसकी, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 5th 5-year प्लान। पहली चीज, ये कंसेप्ट कब आया था, ये आया था 5th 5-year प्लान में, वो अपन पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं फर्स्ट 5-year प्लान आया था 1951 के अंदर, वो अपन ने अभी वो ड्रॉप कर रखा है सेकंड चैप्टर। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 5th 5-year प्लान टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स। और इस प्लान का मोटिव क्या था, टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स। तो इनका मोटिव था कि जो भी लोगों की बेसिक मिनिमम नीड्स है उनको पूरा कर सके, बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा कर सके, एंड टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव कर सके। तो उन्होंने बोला मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अगर हम इसकी बात करें, इट वाज इंट्रोड्यूस इन द 5th 5-year प्लान दैट इज 1974 to 1978 टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स एंड टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो आया बेटा इसका मेन मोटिव क्या था कि सर लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके। इट ऑल्सो एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन। और दूसरा क्या था, उन्होंने बोला कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन, कि जो भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते उनका भी डेवलपमेंट हो सके। तो अपना टॉपिक क्या है बेटा, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर ने बोला कि लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके। और दूसरा बोलता है इट एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन एंड इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, न्यूट्रिशन, लोगों को मिड डे मील की तरह खाना देना, दैट इज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। रूरल वाटर सप्लाई, गांव में पानी की सप्लाई चालू करना, दैट इज कॉल्ड रूरल वाटर सप्लाई। नेक्स्ट आता है बेटा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज गांव में बिजली की सप्लाई चालू करना। तो सारी चीजें कवर हो गई, जैसे न्यूट्रिशन, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सो ऑन। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बेटा क्लास 1 to 8 तक, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ कवर करी इन्होंने, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये कब आया था बेटा, 5th 5-year प्लान सर, दैट इज 1974 to 1978। और इसका मोटिव क्या था कि लोगों की बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा कर सके और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके। और दूसरी बात करता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके लोगों का, किसका, ऑफ द अनडिजर्व पॉपुलेशन। और इन्होंने ये बोला कि इसके अंदर क्या क्या कवर किया, प्रोवाइड न्यूट्रिशन वया मिड डे मील, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे और नया चैप्टर चालू करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज जहाँ तक का पार्ट पढ़ना है, होप आप सभी को यहाँ तक का पार्ट आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से चालू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।